मास्टर विपिन, जब तलवार और चाकू सेक्ट के लोगों ने इस कार्ड को देखा तो उन्होंने न केवल किसी को भेजा बल्कि हिट लिस्ट में शामिल लोगों के लिए इनाम के आधे हिस्से को भी आवंटित किया। कुल 200 मिलियन ओरिजिन कॉइन, जो सभी इस कार्ड पर संग्रहीत हैं। अब से आइटम खरीदने के लिए बस कार्ड स्वाइप करें। विपिन हाउस के छोटे से आंगन में वेनम ने अपने सामने खड़े युवक को देखा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। उसने सोचा था कि मास्टर गजोधर उसके बारे में चिंता भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए न केवल उन्होंने एक मास्टर को भेजा बल्कि उन्होंने इनाम भी बांटा। मान्यता और सम्मान की यह डिग्री कुछ ऐसी थी जिसे उसके टीचर एल्डर द्वारिका भी हासिल नहीं कर सकते थे। एल्डर द्वारिका पर कड़ी नजर रखना और जब तक कुछ अप्रत्याशित न हो जाए लगातार नुकसान का सामना करने के बाद यह बहुत संभावना है कि वे मिताली को मेरे सामने खुलेआम सामना करने के लिए लाएंगे। विपिन ने कार्ड लेते हुए निर्देश दिया। हां। वेनम और सुन कियांग एक सुर में झुके। लगातार 2 रॉयल फ्लश के बाद एल्डर द्वारिका अभिभूत होकर वास्तव में अपना धैर्य खो देंगे। एक बार ऐसा होने पर वे मिताली तक सुराग का पता लगा सकते हैं। युवा मास्टर लाउंज में इंतजार कर रहे वशिष्ठ फैमिली के बुजुर्गों का क्या, हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए, मोहन ने आगे कहा। युवा मास्टर और वेनम को गए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि वशिष्ठ फैमिली के 4 बुजुर्ग वहां आ पहुंचे और वहां प्रतीक्षा करने लगे। सभी काफी मजबूत दिखाई दे रहे थे। शहर से 30 मील पूर्व में एक छोटी सी घाटी है। उन्हें वहां छिपने को कहो और आगे बढ़ने से पहले आदेश का इंतजार करो। विपिन ने एक पल सोचा और फिर निर्देश दिया। हां। मोहन ने तुरंत सिर हिलाया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद विपिन को अब कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह अपने कमरे में बैठकर समाचार की प्रतीक्षा करने लगा। 2 घंटे बीतने के तुरंत बाद वेनम आया। मास्टर विपिन को रिपोर्ट करते हुए अघोर चाकू सेक्ट छोड़ने के बाद मास्टर द्वारिका कहीं और नहीं गए, बल्कि अपनी बैठक जारी रखने के लिए मास्टर जालंधर के साथ डेस्टिनी हॉल में लौट आए और फिर वे कभी बाहर नहीं आए। वह वापस चला गया। विपिन हैरान रह गया। वह आदमी वाकई अपना संयम बनाए रख सका। पूरा अघोर चाकू सेक्ट विद्रोह कर चुका था। सभी घात लगाने वाले मास्टर मारे जा चुके थे और फिर भी वह शांति से एक बैठक में भाग ले सका। वाकई उल्लेखनीय। अब हम क्या करें? वेनम ने देखा। क्या सुभाषिश भी साथ गाया है? विपिन ने पूछा। नहीं, वह अभी भी अघोर चाकू सेक्ट में है और अपने स्टूडेंट्स को पूर्व कृपाण कला की शिक्षा दे रहा है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। वेनम ने उत्तर दिया। चूंकि वह वहां है तो हमें इस अवसर का लाभ उठाकर उसे देखना चाहिए। विपिन मुस्कुराया। तुम मेरे स्टूडेंट्स में से एक को पकड़ो और मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स में से एक को पकड़ूंगा। देखते हैं कौन अधिक समय तक टिक सकता है। विपिन के घर से निकलकर वह तेजी से अघोर चाकू सेक्ट की ओर वापस उड़ गया। अपने शरीर को झटकते हुए उसने एक बार फिर एल्डर द्वारिका का भेष धारण किया
और अंदर घुस गया। उस समय सुभाशिष सभी को ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा अधीर था। हां, इसी तरह अभ्यास करते रहो, चाहे वह सही हो या गलत। तुम लोग न्याय करने के योग्य नहीं हो। चूंकि टीचर तुमसे यह मांग करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके अपने इरादे और योजनाएं होंगी। हां सुभाशिष, विपिन ने पुकारा। सुभाशिष चौंका, जल्दी से आया, मुट्ठियां बांधकर झुका। उसकी आंखों में उलझन थी। टीचर, क्या आप हॉल मास्टर के साथ वापस नहीं जा रहे थे? मैं अभी भी इस जगह को लेकर कुछ अनिश्चित था, इसलिए मैं फिर से वापस आया। विपिन ने अपने सामने अभ्यास कर रहे लोगों की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाया। ठीक है, एक पल के लिए रुकें। मैं आपको कृपाण तकनीक का एक नया सेट सिखाऊंगा, ताकि आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके सीख सकें। हां, टाइगर और अन्य लोगों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। वे लगातार सिर हिला रहे थे। विपिन ने हथियारों के रैक से एक अघोर चाकू उठाया और तेजी से उसे काट डाला। यद्यपि कृपाण को घुमाने की गति तेज नहीं थी, फिर भी कृपाण की चमक तुरंत एक चाप में बदल गई, जो दूर तक वार करती हुई एक अस्थायी अवरोध की भावना पैदा कर रही थी, जिससे बच पाना असंभव था। यह वह स्किल है जिसका अभ्यास भाई वेनम ने किया था। सुभाशिष ने शुरू में तो इस पर कुछ नहीं सोचा था, लेकिन इस तकनीक को देखकर उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। यह सेबर तकनीक वेनम के साथ पिछली लड़ाई के दौरान इसका सामना करने और इसकी अपार शक्ति को पहचानने के बाद विपिन द्वारा बनाई गई एक विशेष युद्ध तकनीक थी। अब टीचर इसे प्रदर्शित कर रहे हैं और इसे सार्वजनिक रूप से सिखा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह व्यक्ति अवश्य ही धोखेबाज होगा। उसका दिल सदमे से भर गया। उसने चुपचाप दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। अघोर चाकू की शक्ल, सूरत और व्यवहार, यहां तक कि उनकी समझ भी टीचर जैसी ही थी। उनमें कोई दोष नजर नहीं आ रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि टाइगर और अन्य लोग इतने समर्पित थे। उनकी कही कोई भी बात मायने नहीं रखती थी, और यदि उन्हें पहले से पता न होता तो अप्रत्याशित रूप से इस स्थिति का सामना करने पर भी उन्हें धोखा मिल सकता था। नहीं, मुझे तुरंत वापस जाना होगा और टीचर को सूचित करना होगा। दूसरे व्यक्ति की पहचान का एहसास होने पर उसके हृदय में एक प्रकार की अलगाव की भावना उत्पन्न हुई, यह जानते हुए कि वह वहां मौजूद था और फिर भी ऐसा करने का साहस कर रहा था। यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था। जाने के लिए क्या बहाना बनाया जाए, इस पर विचार करते समय उसने अपने सामने बैठे टीचर को अप्रसन्नता से देखते हुए सुना। सुभाशिष, हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सुभाशिष ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मैं तुरंत अभ्यास शुरू कर दूंगा। दूसरे व्यक्ति की मूवमेंट पैटर्न को ध्यानपूर्वक याद करने के बाद उसने भी अपना अघोर चाकू घुमाया और तुरंत ही अपने शरीर में
एनर्जी की धारा बहती हुई महसूस की। इससे पहले उन्होंने जो स्किल का अभ्यास किया था उसकी तुलना में यह न केवल अधिक सहज था बल्कि अधिक शक्तिशाली भी था। हम वह धीमे से गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई अपने टीचर के स्किल की तुलना में इस व्यक्ति द्वारा सिखाए गए स्किल का अभ्यास करना पसंद करता था। वास्तव में ये स्किल कहीं अधिक कठिन थे, यहां तक कि उसे भी ऐसा महसूस हुआ कि अभ्यास करने के बाद उसे एक लत लग गई है जो उसे रोकने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सही गंभीरता से अभ्यास करते रहो। सुभाशिष, मेरे साथ आओ। सभी को फिर से अभ्यास करते हुए देखकर जो एल्डर द्वारिका से पूर्ण विराम का संकेत था, विपिन हल्के से मुस्कुराया। हां, सुभाशिष ने सिर हिलाया और अघोर चाकू सेक्ट से बाहर निकलते हुए उनके पीछे पीछे चल दिया। टीचर, मुझे बहुत खेद है। मुझे अभी याद आया कि कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं लाया हूं। मैं अभी उसे लेने जाऊंगा और फिर आपसे मिलने आऊंगा। सड़क पर कुछ ही कदम चलने के बाद सुभाशिष ने अपने माथे पर थपकी दी और शर्मिंदा चेहरे से दूसरी ओर देखने लगा। कुछ लाने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ आओ। विपिन उसके इरादों को अच्छी तरह से जानता था। वह स्पष्ट रूप से भागने का अवसर ढूंढना चाहता था। वह थोड़ा मुस्कुराया और अपना हाथ घुमाकर सुभाशिष की ओर वार किया। टीचर, आप। सुभाशिष को लगा कि उसने एक्टिंग ठीक से कर लिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ऐसा कदम उठाएगा जिससे वह डर कर पीछे हट गया। जैसे ही वह बचाव के लिए अपना अघोर चाकू खींचने वाला था, उसने देखा कि टीचर के हाथ ने पहले ही उसकी नब्ज पकड़ ली थी। कुछ दिन पहले उसने विपिन के साथ युद्ध किया था, जिसके पास केवल धर्म रूप क्षेत्र की साधना थी। अपनी पूरी ताकत से वह उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन अब इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे पकड़ लिया गया। यह ताकत और गति, स्टार रिवर लेवल टू पीक, वह इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता था? तुरंत ही उसे दूसरे व्यक्ति की असली ताकत का एहसास हो गया। सुभाशिष विरोध करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न और अक्षम हो गया है। दक्ष रैंक में विपिन उसके साथ दर्जनों चालों तक बिना पीछे पड़े लड़ सकता था, और अब इतने महत्वपूर्ण सुधार के साथ वह स्पष्ट रूप से अब और प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। सुभाशिष, टीचर के साथ आओ। अपनी नब्ज थामे विपिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें दिखाते हैं कि एल्डर द्वारिका के दिल में तुम्हारे लिए वास्तव में कितना सम्मान है, इतना मजबूत। सड़क के अंत में वेनम, जो विपिन के साथ आया था लेकिन अघोर चाकू सेक्ट में प्रवेश नहीं किया था, यह दृश्य देख रहा था। उसका शरीर डर से बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। इस व्यक्ति ने वास्तव में अपनी ताकत छुपा रखी थी। सौभाग्य से उसने पहले जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की थी, अन्यथा वह भी भुवनेश्वर की तरह एक मृत शरीर बन जाता।
डेस्टिनी हॉल अस्थाई बैठक स्थल पर द्वारिका शैडो ऑफ जाइल में प्रवेश करने की अपनी योजना का खुलासा करने ही वाला था जब टाइगर, जिससे वह पहले मिल चुका था, जल्दी से वहां आ गया। ग्रैंड टीचर, हमारे टीचर गायब हैं। द्वारिका स्तब्ध रह गया। फिर उसके मन में क्रोध की लहर दौड़ गई। बिना सोचे समझे ही वह समझ गया कि यह विपिन का ही काम होगा। आपने अभी अभी एक स्टूडेंट का अपहरण किया है, लेकिन आपने न केवल पूरे अघोर चाकू सेक्ट को धोखा दिया है और सभी छिपी ताकतों का सफाया कर दिया है, बल्कि आपने मेरे सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट को भी पकड़ लिया है। ग्रैंड टीचर, अब हम क्या करें? टाइगर ने देखा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जिसने हमारे टीचर को पकड़ लिया वह जॉनी सिंस नामक एक भटकता हुआ साधक है। द्वारिका की आंखें फड़क उठीं। जॉनी सिंस उन विशेषज्ञों में से एक था जिसे उसने अपने प्रेमी के घर पर घात लगाकर छोड़ दिया था और उसे पहले ही तलवार और चाकू सेक्ट द्वारा पकड़ लिया गया था और मार दिया गया था। वह संभवतः सुभाषिश को कैसे पकड़ सकता था? स्पष्ट रूप से यह विपिन द्वारा जानबूझकर जारी की गई झूठी खबर थी। द्वारिका ने हाथ हिलाया। बस इसकी चिंता मत करो। क्या दूसरे पक्ष ने कोई और संदेश छोड़ा है? टाइगर ने कहा। दूसरे पक्ष ने कहा, यदि आप उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं तो जिसे आपने पकड़ा है उसे स्वेच्छा से छोड़ दें, अन्यथा हमारे टीचर की जान को खतरा हो सकता है। हम इस संदेश के बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता, किसी को भी नहीं। द्वारिका ने दूसरे पक्ष को पहले चले जाने को कहा और स्वयं गहरी सोच में डूब गए। मिताली को रिहा करना यह निश्चित रूप से असंभव था। एक बार रिहा होने के बाद दूसरे पक्ष को ब्लैकमेल करने का कोई तरीका नहीं होगा और शैडो ऑफ जाइल में प्रवेश करने के बाद सबसे बड़ा लाभ हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उन्होंने उसे रिहा नहीं किया तो क्या होगा अगर उन्होंने सुभाषिश को मार दिया? सिर्फ एक स्टूडेंट, अगर वह मर जाता है तो मर जाता है। उसकी निगाहें चमक उठीं। सुभाषिश ने न जाने कितने वर्षों तक उसका पीछा किया था, लेकिन वह तो बस एक साधन था और उसकी मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि उसकी मृत्यु के बदले उसकी योजना की सफलता मिल जाती तो कोई हानि नहीं होती। इस विचार के साथ उसने राहत की सांस ली और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जैसे ही वह बोलना जारी रखने वाला था, तलवार और चाकू सेक्ट के मास्टर गजोधर अंदर आए। मास्टर गजोधर, आप यहां क्यों आए हैं? जालंधर क्षण भर के लिए अचंभित रह गया और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यद्यपि वह जेनिथ किंगडम में डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर का सम्मानित पद रखता था, स्थिति और शक्ति के मामले में गजोधर थोड़ा भी कमजोर नहीं था। इसलिए उसने श्रेष्ठ होने का अभिनय करने की हिम्मत नहीं की। मैं बस वहां से गुजर रहा था और मुझे तलवार और चाकू सेक्ट द्वारा प्राप्त की गई एक जानकारी याद आई। मैंने सोचा कि मुझे मास्टर द्वारिका को इसके बारे में बताना चाहिए। गजोधर ने स्पष्ट रूप से कहा। मास्टर द्वारिका? जालंधर ने अपना सिर घुमाया। द्वारिका की पलकें फड़कने लगीं। उसके अंदर एक अशुभ भावना बढ़ रही थी। अगले ही पल गजोधर की आवाज गूंजी।
हाँ,